लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोब्स का यूज ऑफ माइक्रोब्स इन आवर डेली लाइफ, है ना। यूज ऑफ माइक्रोब्स इन डेली लाइफ। और हमने पढ़ लिया था हाउस होल्ड यूज पढ़ लिया था, इंडस्ट्रियल यूज पढ़ लिया था। क्या रेहान ने अभी बताया, क्या लिखा, क्या हमने पढ़ना था? माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, राइट। तो हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ना था, हाँ राइट, याद आ गया मुझे, माइक्रोब, ठीक है। तो गुड इवनिंग अयान, हाउ यू? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ठीक है, देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, तो नोट करेंगे माइक्रोब इन, हेडिंग डालेंगे माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे हम लोग माइक्रोब्स का कैसे यूज करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आज। और मैं आपको इनफैक्ट एक वो बनवा देता हूँ, क्वेश्चन है बोर्ड में, ये तो बोर्ड में है शायद अभी आपके। तो देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करते हैं, ये है क्या चीज, इनफैक्ट ये क्या चीज है। जैसे हम लोग अपने घरों से जो डोमेस्टिक सीवेज, हमारे वॉशरूम से, हमारे किचन से, जितना सारा गंदा पानी इनफैक्ट हमारे घर से निकलता है, या किसी कंपनी के अंदर से किसी को जो भी गंदा पानी निकलता है, उस गंदे पानी को गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली में आप लोग रहते हो तो एमसीडी उसको गिराने से पहले क्या करती है, ट्रीटमेंट प्लांट में भेजती है। ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाता है कि उसको फिल्टर किया जाता है, जिससे उसको सबसे कम पोल्यूट, लीस्ट पोल्यूट किया जा सके, और लीस्ट पोल्यूट करके उसको यमुना में गिरा दिया जाता है। जैसे दिल्ली में हर जगह आप देखोगे, हर सेक्शन में, हर सेक्टर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है ना। तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे फंक्शन करता है, तो मैं आपको उसका डायग्राम बताता हूँ। अब देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो बिल्कुल से, आपको बस यही बना के आना है और इसमें ज्यादा लिखने का नहीं है। ये दो टैंक होते हैं, आप इसको बिल्कुल ड्रॉ करते हो जैसे मैं बना रहा हूँ ना। फिर अभी हम लोग लिखते हैं, हम लोग देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। और बिल्कुल ऐसे इस एग्जाम में पूछा जाए, देखो ये आपके नीट पे नहीं पूछा जाएगा, आएगा तो आपके बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आया तो बिल्कुल ऐसे छाप आना, जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऐसे ही छाप के आ जाना आपको, और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे।
देखो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि जो भी हमारा सीवेज मटेरियल होता है ना? तो सबसे पहले जो घर से निकला, तो पहले यहाँ पे 2 हमारे टैंक बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला टैंक है, इसमें हम लोग करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। इस वाले में हम लोग करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें हम लोग करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो जो प्राइमरी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे घर से जो निकलने वाला सीवेज होता है, जिसको हम रॉ सीवेज कहते हैं, रॉ सीवेज। रॉ सीवेज, ठीक है? ये रॉ सीवेज जो होता है, ये सबसे पहले रॉ सीवेज को निकाल के हम एक फ़िल्टर लगा देते हैं। फ़िल्टर लगाने के बाद एक टैंक में इसको भर देते हैं, तो फ़िल्टर लगा कर के जो बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि पॉलीथीन हो गई, प्लांट के पार्ट हो गए, किसी एनिमल के पार्ट हो गए, जो बड़े-बड़े, मोटे-मोटे पार्ट होते हैं, उनको हम लोग मोटे-मोटे प्लांट्स को अलग कर पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो कंकड़, पत्थर, बड़े-बड़े पत्थर, बोल्डर्स होते हैं, वो जाकर के उस टैंक में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो पहला सबसे हम लोग काम करते हैं फ़िल्टरेशन, है ना? मैं इसको लिख देता हूँ, इनफैक्ट इसको मैं उससे लिखता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स से लिखता हूँ, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू, है ना? ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसका फ़िल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन करते हैं। फ़िल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो फ़िल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन में एक फ़िल्टर लगा देते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि फ़िल्टर लगाने के बाद ये बड़े-बड़े पार्ट इसके अलग हो जाते हैं और सेडिमेंट में जो बड़े-बड़े बोल्डर्स, पत्थर्स, ईंट ऐसे रहते हैं, तो ये सिल्ट, हेवी सिल्ट होती है, वो जाकर के नीचे बैठ जाती है। फ़िल्टरेशन और सेडिमेंटेशन के बाद इसको हम लोग डालते हैं, प्राइमरी सेटिंग करते हैं। प्राइमरी सेटिंग करने के लिए एक दूसरे टैंक में एक बड़े टैंक के अंदर एक सब टैंक बना हुआ है ना? तो हम लोग ये जो दूसरा वाला है, इसको हम लोग प्राइमरी सेटिंग बोलते हैं। अब प्राइमरी सेटिंग क्या होती है? देखिए, ये प्राइमरी सेटिंग करते हैं। तो प्राइमरी सेटिंग क्या होती है? प्राइमरी सेटिंग में जितने सारे अब जो बड़ा-बड़ा पार्टिकल था, है ना? समझिए बात को। जो चीज़ें सेटल हो गई, है ना? तो सेटल होने वाली जो चीज़ें थी, वो क्या थी? सॉइल था, ये थे छोटे-छोटे पत्थर थे, है ना? तो पेबल्स थे। तो प्राइमरी और दूसरी चीज़ क्या होता है? एक जेल जैसा मटेरियल। तो जब भी कोई भी सीवेज होता है, तो उसमें 2 तरह के मटेरियल होते हैं। एक वो सॉलिड जो इनसॉल्युबल होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं जेल जैसे सब जैसे फैट वाले सब्सटेंस हो गए, ऑर्गेनिक सॉल्युबल पार्ट हो गया, वो जेल जैसे। उसको हम लोग स्लज कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेबल्स प्लस स्लज स्लज इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो सेपरेट करने के बाद इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, जो स्लज था उसको हम लोग कंपोस्ट बना लेते हैं, कंपोस्ट फॉर्मेशन, ठीक है? और दूसरा वाला पार्ट था, पेबल्स वगैरह थे, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं लैंड फिलिंग में, जो खाली जगह होती है उसमें भरने में। जैसे जहाँ पे खाई वगैरह होती है, लैंड फिलिंग करने में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने निकाल करके इस वाले पार्ट को कंपोस्ट बनाने में लैंड अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सॉलिड वाला पार्ट था, वो प्राइमरी टैंक में प्राइमरी सेटिंग करने के बाद वो अलग हो गया। अब हमारे पास जो बचा, वो इफ्लुएंट बचा, मतलब वो चीज़ें इम्प्योरिटी बची जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना? तो यहाँ पर अब इसको हम दूसरे टैंक में लगाएँगे। effluent with soluble, ठीक है। अब देखो effluent with soluble impurity है ना? effluent soluble impurity के साथ हमने इसको क्या किया कि अलग कर लिया। अब इसको अलग करने के बाद ये जो हमारा effluent वाला पार्ट था, इसको अलग करके अब हम इसको फर्दर फिर से ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे, है ना? एक बार जरा इस वाले पार्ट को effluent with soluble impurity, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को हम दूसरे वाले टैंक में ले जाते हैं और इसको टैंक में ले जाने के बाद हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहला वाला जो पार्ट होता है, वो होता है एयरेशन टैंक, है ना? तो पहले हम एक टैंक में डालते हैं एयरेशन टैंक। एयरेशन टैंक क्या होता है? एयरेशन टैंक वो टैंक होता है जिसमें हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहते हैं।
उससे क्या होता है कि जो ऐसे माइक्रोबैक्टीरिया, फंजाई जिनको एरोबिक रेस्पिरेशन करना होता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करने लगते हैं। ठीक है ना? और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं, एक टैंक तो एरेशन टैंक होगा और दूसरा सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं। ठीक है? तो हम 2 टैंक से पास करते हैं, एक एरेशन टैंक, दूसरा सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में क्या होता है कि जो ऐसा मटेरियल होता है, जो सॉलिड वाला मटेरियल होता है, वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है ना? और एरेशन टैंक में क्या होता है कि हम जब एयर को पास करते हैं, तो एयर पास करने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं। और बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करते हैं, फंजाई वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है? और ये जो बहुत सारे बैक्टीरिया और ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, इनको फ्लॉक्स कहते हैं, फ्लॉक्स। ठीक है? पूछा जाता है फ्लॉक्स क्या होता है? अब इस प्रोसेस को जिसमें हमने क्या किया, एरेशन टैंक में डाला और एरेशन टैंक के बाद सेटलिंग टैंक में डाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेटिंग। तो पहले हमने प्राइमरी सेटलिंग की, अब हम सेकेंडरी सेटिंग करते हैं। सेकेंडरी सेटिंग करते हैं ना, तो प्राइमरी सेटिंग और सेकेंडरी सेटिंग। अब देखो सेकेंडरी सेटिंग कर दी। अब सेकेंडरी सेटिंग करने के बाद यहाँ पर जो ये मटेरियल था आपका, जो मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में था, ठीक है, उस लिक्विड वाले फॉर्म को, मतलब जो वाटर के फॉर्म में था, उसको हमने, है ना, लिक्विड वाटर टू रिवर। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो दूसरा सेटलिंग टैंक से जो जेल जैसा मटेरियल निकला, उस मटेरियल को यूज क्या किया, ठीक है ना। अब इसको हमने एरोबिक टैंक से निकाल करके एनारोबिक टैंक में डाल दिया। अब एनारोबिक टैंक में डालने के बाद उसमें एनारोबिक मतलब वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी। तो पहले हमने एरेशन टैंक में डाला जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ढेर सारी की। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए। ग्रो करने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर दिया। अब हमने क्या किया कि इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया। तो उस टैंक में, अब वहां पे क्या हो, उस टैंक में जाने के बाद जो एनारोबिक बैक्टीरिया जिन चीजों को ब्रेक कर पाएंगे, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जिन चीजों को ब्रेक कर पाएंगे, उन चीजों को ब्रेक कर दिया जाएगा। इवन एनारोबिक टैंक में जो बैक्टीरिया और जो एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक फंजाई वगैरह जो ग्रो हुए थे माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनका भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर दिया जाएगा। और इसको हम लोग निकालने के बाद अलग अलग जगह पे यूज कर लेते हैं। अब ये जो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट स्लज वाला जो पार्ट होता था, इससे हम लोग बायोगैस बना लेते हैं। इससे हम लोग मैन्योर खाद वगैरह बना लेते हैं, खाद वगैरह बना करके पैक करके बेच देते हैं प्लांटिंग वगैरह के लिए। और कुछ हम लोग बर्निंग के लिए मटेरियल यूज कर लेते हैं, इसको बर्न कर देते हैं, है ना। और बाकी जो किसी काम का नहीं होता उसको हम लोग लैंड फिलिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइप से इसको हम फिल्टर करके यूज कर लेते हैं। सो ये हमारा एक प्लांट है, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसको हम बड़े शहरों में गंदा पानी को मैनेज करने के लिए हम लोग ट्रीट करते हैं। समझ आ गया भाई लोगों? यस सर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आप इसको बिल्कुल ऐसे उतार लीजिए। और आपसे अगर पूछा जाए आपके स्कूल में, तो आप इसको एज इट इज लिखाइएगा, जो मैंने आपको समझाई बातें। सर ये बायोगैस के बाद क्या लिखा हुआ है सर? बायोगैस के बाद मैन्योर लिखा हुआ है, मैन्योर। डबल एन है सर? है, हाँ, MANURE। टू है। नोट कर लेना तो मुझे मैसेज करना। ए दूसरी वाली आयशा, तुम कहाँ थी भाई, ये बताओ पहले मुझे, क्यों? पिछली 2 क्लास से गैप थी।
बना लिया क्या भाई लोगों? लिखवाना पड़ेगा क्या इसको? ठीक है जिशान। बताइए, डू यू वांट टू राइट इट डाउन? अगर आप बोलोगे मैं लिखा देता हूं, जैसा बोलो, या लिख लो तो छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। अरे कुछ तो बोलो। हाँ तुम तो जीशान बोलोगे, लोग करवा दो। तुम्हारा बस चले बेटा, तो तुम बोर्ड की कॉपी लिखवा लो सर से, हैं? क्यों जीशान, है ना? नो सर। अच्छा हाँ, हम समझ रहे हैं तुम्हारी नियत ऐसी। आते हो सर, सर तुम्हारी कॉपी लिखा है बोर्ड में। डन, सबने कर लिया? बताओ भाई, हो गया? स्टार्ट किया जाए? चलिए फिर से मैं एक बार समझाता हूं। हमारे घर से जो रॉ सीवेज निकलता है, सबसे पहले हम बड़ी बड़ी जालियां लगा के उसको फिल्टर कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, बड़ी जालियों में जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, पत्थर होते हैं, पानी के साथ आ जाते हैं, जो पॉलीथीन आ जाती है, बड़े पेड़ आ जाते हैं, स्टेम्स आ जाते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह आती हैं, वो सब जाके चिपक जाती हैं। उसको हम बड़ी बड़ी चीजों को फिल्टर करके अलग निकाल के उसको कबाड़ में हटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम उसको एक बड़े से टैंक में डाल देते हैं। जब बड़े से टैंक में आते हैं, उसको हम प्राइमरी सेटिंग कहते हैं। प्राइमरी सेटिंग में क्या होता है, जो भारी चीजें होती हैं, जैसे पत्थर हो गया, पेबल्स, है ना, मतलब स्टोन, और स्लज का मतलब हो गया जो लिक्विड जेल जैसा कीचड़ होता है, जिसको कीचड़ आप कहते हो, मड, है ना, वो क्या होता है, उसको हम अलग कर लेते हैं। तो पत्थर और जो ज्यादा भारी वाला स्लज होता है, वो जाके नीचे सेडिमेंट हो जाता है। हम क्या करते हैं, उन पत्थरों को और वो स्लज वाला जो पार्ट होता है, उसको हम बाहर अलग कर लेते हैं। और हम दो काम करते हैं। पत्थरों का यूज करते हैं खाली जगहों को भरने में, लैंड फिलिंग बोलते हैं। शहरों में जो खाई जैसी होती है, खाली जगह होती है, उसको लेबलिंग करने के लिए तो हम उसको लैंड फिलिंग कहते हैं। या रोड बन रही है तो वहां पे रोड की ऊंचाई करनी है, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं। दूसरा जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंपोस्ट बना लेते हैं। आप में से जो लोग दिल्ली में होंगे तो देखा होगा, एक गाजीपुर के पास में एक लगा है कंपोस्ट बनाने वाला प्लांट, इसी तरह से, है ना, और जो कूड़े से कंपोस्ट बनाने का काम करता है। दूसरा आप देखोगे कि ये वहां पर लगा हुआ, मुकरबा चौक के आसपास लगा हुआ है ना, बुराड़ी के पास में दो बड़े बड़े पहाड़ है जो कूड़े के, वहां आप देखोगे नीचे कंपोस्ट बनाने वाले प्लांट लगे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, कंपोस्ट बना बना करके उसको बेचते भी हैं, है ना, बोरियों में पैक पैक करके बेचते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से, है ना। हाँ रेहान, देखो रेहान ने देखा हुआ है। तो अब क्या होता है, उसके बाद अब जो पानी वाला पार्ट बचा, लिक्विड वाला पार्ट, एफ्लुएंट विद सॉल्युबल इंप्योरिटी। अब क्या होता है, इस सॉल्युबल इंप्योरिटी को हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में डालते हैं, दूसरे टैंक में डालते हैं, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के बाद अब क्या होता है, इसको हम सेकेंडरी सेटिंग में डालते करते हैं। सेकेंडरी सेटिंग क्या होती है, तो सबसे पहले इसको हम सेटलिंग टैंक में डालते हैं। सेटलिंग टैंक में फिर से जो मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो जाकर के नीचे की तरफ बैठ जाता है। आप क्या करते हैं, इसको हम दूसरे टैंक में डालते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम सेकेंडरी सेटिंग कहते हैं। हम फिर एयरेशन टैंक में डालते हैं। एयरेशन टैंक में क्या होता है, ऑक्सीजन की खूब सारी सप्लाई होती है। जब उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की खूब सारी हम सप्लाई करते हैं, तो उससे होता क्या है कि ऑक्सीजन पा करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंजाई वगैरह होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और वो ग्रोथ के साथ में क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। अब सेकेंडरी सेटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, जो लिक्विड वाला वाटर होता है, वाटर वाला पार्ट होता है, उसको हम नदी में गिरा देते हैं। लेकिन जो सेटलिंग वाला पार्ट होता है, जो नीचे की तरफ बैठ गया है,
जिसको कि हमने डिग्रेड किया, डिकम्पोज किया, उस पार्ट को हम निकाल लेते हैं। उस पार्ट का, उस लिक्विड वाले पार्ट का जो डिकम्पोज हो चुका है, उससे हम बायोगैस बनाते हैं, जो ईंधन के काम आती है, फ्यूल के काम आती है। खाद बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, पैकिंग करते हैं। कुछ जलाने के लिए बर्निंग का काम करते हैं, और बाकी जो मटेरियल बचा वेस्ट, उसको हम लैंड फिलिंग में, मतलब खाली जगह को भरने के लिए काम करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन अगेन? यस सर। ठीक है, लिखवा दूं क्या, ये बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो, क्विक। नहीं सर, सर हम खुद लिख लेंगे, ठीक है, इजी है। तो बेहतर है आपको आपको जो मैंने बताया बस आप वही लिख लेना, और ना लिख पाना तो मुझे बताना, फिर मैं बता दूंगा। ओके, चलिए डन। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है भाई साहब बायोगैस। जिशान लिख लेना इन केस अगर इफ यू आर फीलिंग प्रॉब्लम, ठीक है। जिशान कह रहा था सर करवा दो, तो जिशान अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो, ना लिख पाओ तो मुझे बताना, मैं फिर लिखवा दूंगा, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ कलाकारी नहीं है, इट्स टाइम वेस्टेज। लिख लेना आप, नहीं लिख पा रहा तो बताना, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। सब क्योंकि हो थोड़ा, जाएगा। हाँ देख लेना, नहीं हो पाएगा तो मैं हूं ना, फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ, है। ठीक है सर। गुड। तो अब देखो, अब दूसरा क्या है, बायोगैस प्लांट। देखो ये ये भी क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। और दूसरा जो बता रहा हूं, देखो ये दोनों, इन दोनों का नीट के लिए कोई रिलेवेंस नहीं, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। नीट के लिए इसका कोई रिलेवेंस है। नीट में अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा स्विस चीज किससे बनाते हैं, कॉटेज चीज किससे बनाते हैं, है ना, पूछा जा चुका है स्विस चीज किस बैक्टीरिया से बनाते हैं, ठीक है। कॉटेज चीज किससे बनाते हैं, या जो एक बार रॉकफोर्ड चीज भी आ चुका है, एक बार वो भी पूछा जा चुका है। उससे क्वेश्चन आएगा, जो एग्जांपल आपको लिखवा है उसी सबसे क्वेश्चन आएगा, है ना। और देखो अब यहाँ पर एक 3 मार्क का, दूसरा 3 मार्क का जो क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, वो दूसरा बनेगा बायोगैस प्लांट का। मैं देखता हूँ बायोगैस प्लांट का भी मेरे पास डायग्राम होगा, मैं वो आपको दिखाता हूँ। बायोगैस प्लांट आप सब जानते हो, बहुत सारे लोगों ने तो कहो देखा भी गांव में बना हुआ, तो भारत सरकार फ्री में बना रही थी, देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। देखो देखो भाई लोगों, ये डायग्राम उतार लो एज इट इज, और मैं बताता हूँ होता क्या है। कई बार तो ये डायग्राम ही सिर्फ आ जाता है पूछने के लिए कि बायोगैस का डायग्राम बना दो, ये भी आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड में। अब देखो क्या है कि बुक में है सर। बुक में है ना, इसको हाँ। बना डालो। देखो ये इस तरह से एक बड़ा सा टैंक बना लेते हैं, और उसके ऊपर वो छोटा सा ये ढक्कन जैसा टैंक दूसरा बना हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, गोबर को और पानी को मिक्स करके भर देते हैं, उसको हम स्लरी कहते हैं। ये स्लरी पाइप से यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ यहां पे जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टर। अब यहां पर क्या है, ये टैंक बंद होने की वजह से अंदर एनारोबिक कंडीशन है। अब यहां पर वो मिथेनोजन, जो आपको बैक्टीरिया होते हैं ना मिथेनोजन, तो ये मिथेनोजन यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज्ञाता है तो आपको सबको पता है। मीथेन यहां से जाती है, और इसी को हम लोग कंबशन के लिए यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये डिकम्पोज होकर के, अब जो मटेरियल पुराना गोबर होता जाता है, वो जो ओवरफ्लो होता है, वो ओवरफ्लो होकर के यहाँ पे इकट्ठा होता है। ऊपर तो गैस निकल रही है, इस वाले चैम्बर में तो गैस भरी हुई है, वो ओवरफ्लो होकर के यहाँ पे निकलता रहता है। अब जो ओवरफ्लो होकर के यहाँ पर निकल रहा है, उसको हम स्लज कहते हैं। इसको निकाल करके हम लोग खेतों में डाल लेते हैं, और इसको हम कंपोस्ट की तरह यूज कर लेते हैं। ये है बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट इसको कहते हैं, ऐसे ये फंक्शन करता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे दिखा दूं, जो एक चीज और नोट करना है, ये डंग और वाटर 1:1 के रेशियो में होता है, आधा पानी आधा गोबर, ठीक है, 1:1 के रेशियो में होता है। और ये जो कंक्रीट का टैंक होता है ये वाला, है ना, जो इसमें स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो लेंथ होती है 10 से 15 फीट का होता है। इट इज 10 to 15 फीट डीप, 10 to 15 फीट का टैंक होता है ना। अच्छा, इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो भी बता देता हूँ, है ना। एक तो बैक्टीरिया का मिथेनोबैक्टीरियम, जो मैंने आपको बताया मिथेनोजन, मिथेनो बैक्टीरियम,
which is responsible for methane production, है ना? यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। और ये कैसा है, मैंने बताया आपको, दिस इज इट वर्क इन, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। आपको पता है मिथेनोजन आर की बैक्टीरिया होते हैं, है ना? तो एनारोबिक बैक्टीरिया है, यही मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। और बायोगैस में होता क्या है, एक और नीट का क्वेश्चन बता देता हूँ यहीं पे। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस? कोई बता सकता है बायोगैस का क्या कंपोजिशन होता है? नोट कर लो यहीं पे, इसी डायग्राम में सब नोट कर लो कंपोजिशन, है ना? अच्छा, ऐसे इंफॉर्मेटिव डायग्राम बना के आओगे तो कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। मीथेन होगी भाई इसमें अप्रोक्सीमेटली 50 से 68% तक, 50 to 68% मीथेन होगी, है ना? और दूसरी जो गैसेस होंगी CO2 होगी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 25 से 35% होगा, 25 to 35%, राइट? हाइड्रोजन भी होगी इसमें 1 to 5%, हाइड्रोजन विल बी 1 to 5%, ठीक है? नाइट्रोजन होगी 2 to 7%, ठीक है? और ऑक्सीजन होगी 0.1%। हाँ, ये लैंड के अंदर हो गई, ये जो डैश डैश वाला पार्ट है ना, हाँ यार, ये जो डैश डैश वाला पार्ट है सब लैंड के अंदर है ना? दिस इज सॉइल, है ना? ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस इज एरियल पार्ट, ये एयर में होगा, ठीक है? अबव ग्राउंड, है ना? और ये वाला जो डैश डैश करके बना है, दिस इज बिलो ग्राउंड। बाकी दो चीजें और है इसमें कि माइक्रोब्स का हम लोग यूज कैसे करते, क्या है ये माइक्रोब इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ना, एज ए बायोलॉजिकल एजेंट। बीटी कॉटन पढ़ा ही चुका हूँ मैं टेल में। डन सर। डन, ठीक है, हो गया भाई, सबने कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ डायग्राम, ठीक है ना? ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, माइक्रोब्स एज बायोलॉजिकल, सॉरी बायो कंट्रोल एजेंट, जो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट ना। अब माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो सबसे पहला पॉइंट तो वही लिख लो, है ना? बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis have BT gene which is used as bio pesticide and insecticide, है ना?
तो बायो इंसेक्टिसाइड है बायो पेस्टिसाइड की तरह यूज, बाकी पूरी कहानी मैं आपको लिखा ही चुका हूं, है ना, बीटी कॉटन कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट नोट करेंगे बायो हर्बिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड। तो सबसे पहले बायो हर्बिसाइड्स होते क्या हैं? बायो हर्बिसाइड्स, दे आर यूज्ड फॉर biological control of weed. They are used for biological control of weeds. Full stop. The biological control of weed are more effective and economic. The biological control of weed are more effective and economic. सस्ता भी होता है और ज्यादा इफेक्टिव होता है. More effective and economic, which reduces the total cost and also pollution problem. Yes, sir. And pollution problem. Full stop. They suppress or kill. They suppress or kill the weedy plant, a weed plant. They suppress or kill the weed plant without harming. They suppress or kill weed plant without harming the crop plant, without harming the crop plant. ठीक है, देखो एक इंसेक्ट होता है ना, ठीक है। तो इंडिया में एक हम लोग कैक्टस लेके आए ऑस्ट्रेलिया से, उसका नाम है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरिस, है ना। तो अभी क्या हम लोग करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो आने वाला जो नेचुरल हर्बिसाइड होता है, ठीक है, तो कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड, ठीक है। नोट करेंगे, देखो मैं कहानी पहले बता देता हूँ। पहले हम लोग इंडिया में क्या है, जो डेजर्ट वाले एरिया थे उसमें थोड़ा सा ग्रीनरी लाने के लिए हम इंडिया में कैक्टस लेके आए, है ना। तो वो कैक्टस ऑस्ट्रेलियन कैक्टस है। अब वो क्या करता है, लेकिन उसकी खास बात क्या होती है कि वो ग्रो करना शुरू करता है तो खत्म नहीं होता, और वो एरिया को कवर करते जाता है और ग्रोथ जबरदस्त, लेकिन जहां ग्रो कर जाता है वहां से वो हटता नहीं। तो कई बारी क्या होता है कि वो इतना ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, इवन ऑस्ट्रेलिया में देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया कि उसने जमीन को, लैंड को खराब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और प्रोडक्टिव एरिया को भी कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड नहीं यूज करते, उसको मारने के लिए हम एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, उसका नाम कोकिनियल इंसेक्ट होता है। उस इंसेक्ट का नाम एक्चुअली मैं नोट कर देता हूँ, जो कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरिस मैंने बोला, उस इंसेक्ट का, और करता क्या है वही बताता हूँ मैं। उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कोकिनियल इंसेक्ट है ना। इसका नाम है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। तो कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम जो होता है, ये एक इंसेक्ट है। ये करता क्या है कि कैक्टस के ऊपर बैठ जाता है, और कैक्टस के ऊपर बैठ करके अपना जो डंक होता है, एक शक्कर होता है, उस शक्कर को कैक्टस के अंदर डाल देता है और उसका जूस चूसना शुरू कर देता है। उस जूस चूसने की वजह से जो ये कैक्टस होता है, वो कैक्टस का प्लांट सूखने लगता है और फाइनली कैक्टस का प्लांट मर जाता है।
तो ये एक तरह का बायो हर्बिसाइड है जो वीडी प्लांट को खत्म करने के लिए यूज किया था। तो नोट करने, एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ कैक्टस, extensive growth of cactus in India and Australia was checked by दोबारा बताना सर। प्रभु एक बार में लिख लिया करो, कभी कभी नोट करो फिर से। extensive growth of cactus in India and Australia was checked by introduction of a natural herbivore cochineal insect Cactoblastis cactorum. Full stop. This was an example of bioherbicide. ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बायो इंसेक्टिसाइड। ये तो हर्बिसाइड थे जो वीड्स को, हर्ब को मारने के लिए यूज करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बायो इंसेक्टिसाइड। हाँ, एक ये तो मैं लिखवा ही चुका हूं, नोट करेंगे। बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, वो ऊपर जो लिखवा चुका हूं आपको, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस बैक्टीरिया kills wide range of Bacillus thuringiensis bacteria, kills wide range of insect like moth, fly, beetle, mosquito, ants। ठीक है, इसी में मॉस्किटो, दैट्स इट, एंड्स मॉस्किटो एंड्स एटीसी। इसी में आप एक चीज और नोट कीजिए, बैकुलो वायरसेस कई बार पूछ लिया जाता है नीट में क्या होते हैं, कोई बता सकता है व्हाट आर द बैकुलो वायरस? कौन से वायरस? बैकुलो वायरस, BACULOVIRUSES, बैकुलो वायरस। नीट का क्वेश्चन है, नोट करेंगे। दे आर ए ग्रुप ऑफ वायरस, अकर नेचुरली, मतलब नेचुरली पाए जाते हैं, दे आर नॉट आर्टिफिशियल वायरस। दे आर ग्रुप ऑफ वायरस अकर नेचुरली एंड specific to some insect, full stop। they are rod shaped virus,
having circular double stranded DNA full stop. Majority of baculovirus are used as a biological control agent. They are effective against ants, wasp and beetles. They are effective पे क्या बताते हैं? Effective against ants, wasp and beetle. ठीक है? And harmless to plant, animal, birds and insect. ठीक है? Yes. Yes, sir. ये हो गया आपका बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है ना? क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर, ये भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बायो फर्टिलाइजर, अब देखो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, नोट करेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, biofertilizers are microorganisms which bring about soil nutrient enrichment, maximize the ecological benefit, and maximize ecological benefit and minimize the environmental hazard. Full stop. They are cultivated in scientific laboratories. And supplied to the farmer so that they can utilize in field. ठीक है? टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर, तो पहला है माइक्रोफोर्स बायोफर्टिलाइजर। माइक्रोफोर्स बायोफर्टिलाइजर, अब माइक्रोफोर्स बायोफर्टिलाइजर नोट करेंगे। प्लांट्स
Sometimes plants sometimes shows the deficiency of phosphorus even if they grow in plant shows sometime deficiency of phosphorus even if they grow in phosphorus rich soil. Full stop. This is because most of phosphate present in soil is immobile or bound form. Full stop. Immobile And bound form. Microorganism make it soluble and these microorganisms are called microphores. Example, सर आर कॉल्ड के बाद में are called microphores. Example, Pseudomonas strata. Pseudomonas strata. And Bacillus polymixa. बैक्टीरिया है दोनों. Aspergillus fungi भी इसी में आता है. ये सब माइक्रोफॉस में आते हैं जो सॉइल बाउंड माइक्रो फास्फोरस को रिलीज कर देती है और प्लांट के लिए अवेलेबल कराती है. ठीक है. नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग. ये तो आपने पढ़ रखा होगा. नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक नहीं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया. ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री रहते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं लेकिन नाइट्रोजन फिक्स. एजोटोबैक्टर नोट करेंगे. एजोटोबैक्टर inoculated with seed. yes sir. Azotobacter inoculated with seed increases yield of crop as it fixes nitrogen. These fertilizers
are used in Russia in the name of azotobacterin. ठीक है। Yes, sir. थर्ड, राइजोबियल बायोफर्टिलाइजर। राइजोबियल बायोफर्टिलाइजर ये होते हैं सिम्बायोटिक, ऊपर वाले फ्री लिविंग थे, दे आर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। याद आया ना, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। यस सर, पल्सेस में। हाँ वेरी गुड, पल्सेस में। तो नोट करेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया form an efficient symbiotic relationship, efficient symbiotic relationship with pulses. They can fix 100 to 500 kilogram nitrogen per hectare. They can fix 100 to 5000 kilogram nitrogen per hectare. ठीक है। Yes, sir. एक और लिख लो, अजोला, याद है ना, अजोला वाटर फंड बोलते हैं इसको। अजोला के अंदर एक बैक्टीरिया पाया था एनाबिना, नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया। तो अजोला वाटर फंड होता है, ये पानी में पाया जाता है। हम अजोला को उगाते हैं पानी में, उसको निकाल के खेतों में डाल देते हैं, तो बायोफर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ठीक है ना। अजोला एनाबिना सिम्बायोसिस। सर कैसे उगाते हैं इसे? एक्चुअली क्या होता है, इसको वाटर फर्न बोलते हैं। अजोला याद है ना, मैंने 11th पढ़ा होगा। वाटर फर्न बोलते हैं। ये वाटर फर्न क्या होता है, ये पानी में उगता है तालाब वाला में। तो अजोला डाल दिया तालाब में, ढेर सारा अजोला तालाब में उग गया। अब हमको क्या करना है, खेती करना है, मतलब ग्रीन मैन्यूर डालना है। हमने क्या किया, अजोला को निकाल लिया, जैसे ये रही तो वाइटर हाइसिंथ होता है, इसी तरह का होता है। अजोला को हमने निकाल लिया, अजोला को निकाल के उसको खेतों में फेंकवा दिया। ठीक है, तो मैन्यूर की तरह काम करता है। समझ आया? यस सर। तो नोट करेंगे, इट इज वेरी इफिशिएंट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। फुल स्टॉप। अजोला इज स्मॉल वाटर फर्न consisting of branched floating stem with bilobed leaves. Full stop. Bilobed leaves. Full stop. The cyanobacteria Anabaena grows as the cyanobacteria Anabaena grows as symbiont
in the leaves of plant, in the leaves of plant. Full stop. It is mostly used in rice field where 300 kilogram to 500 kilogram fresh weight, 300 to 500 kilogram fresh weight per hectare is used before rice plantation. ठीक है भाई लोगों? So this was all about the chapter that is microbes in human welfare. तो हमारा ये वाला भी जो चैप्टर था आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया. आप बताओ, आप देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, अच्छे से. माइक्रोब, अब ये बताओ इसमें स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसका जो मैंने नोट्स दिया था आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पहले तो ये बताओ मुझे. बोलो भैया. निकाल लिया, पढ़ा नहीं. तो वो अभी भी मेरा ही है, अभी आपका नहीं हुआ वो, है ना. अगर आपने निकाल लिया और पढ़ा नहीं तो अभी भी वो मेरा ही है, ठीक है. नहीं सर, अभी बाकी जो बड़े चैप्टर्स है वो पढ़ रहे हैं. अच्छा, तो सबसे पहले नहीं मैं कह रहा हूं कि इसमें एक बार आप क्या करेंगे कि अब आप जाकर के सबसे पहले उसको एक बार देखेंगे, है ना. क्लियर है? हालांकि वो मैं आपको बता दे रहा हूं, वो नोट्स मेनली, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, वो नोट्स मेनली मैंने बनाया था ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, है ना. तो उसमें थ्योरी भी है, तो वो नोट्स दोनों तरह से यूजफुल है, यूजेबल है. एक तो नीट के लिए और दूसरा आपके इसके लिए भी, बोर्ड के लिए भी, है ना. हालांकि दे आर सफिशिएंट, स्टिल यू हैव स्कोप, है ना. यू आर फ्री टू आस्क, अगर आपको लगे कि उनमें से कोई टॉपिक में समझा दूं, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, देयर इज नो इशू, ठीक है. इफ यू आर ओके विद दैट देन वी विल गो अहेड. और बाकी के पहले मैं क्या करूंगा, जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं, किसमें, अब देखो चैप्टर कौन कौन से आपके बोर्ड में आ रहे हैं, है ना. तो हमारे पास इकोलॉजी के, अगर हम उसको छोड़ दें, अगर उसमें आपका इशू नहीं होगा, तो हमारे पास टोटल बुक में अब 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 13, 14, 15 और 16. मेरे हिसाब से इसमें चैप्टर 14 और 15 हटा दिया गया है ना बोर्ड से, यस सर, है ना. तो इकोसिस्टम बड़ा चैप्टर है, तो 14 हट गया और फिर 15 हट गया. तो अब क्या होगा नेक्स्ट क्लास में, पहले मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सबसे बड़ा चैप्टर हालांकि यही है. तो अब मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नेक्स्ट क्लास में. उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यू पढ़ाऊंगा, फिर बाकी के 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा. आप टेंशन मत लेना, छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है ना. क्योंकि देखो नीट में सिलेबस रिड्यूस किए जाने की चांसेस है, बट स्टिल आई डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन, ठीक है. तो मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूं कि नीट में पूरा सिलेबस आएगा. नहीं आएगा, दैट इज वेल एंड गुड, आप उसको छोड़ दीजिएगा, बट एटलीस्ट मेरी तरफ से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, है ना. तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि इस दिसंबर में हमारा सिलेबस बोर्ड का पूरा हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप उसको रिवीजन करें, आंसर राइटिंग करें और बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर रहें मेरी एंगल से, ठीक है. नीट के लिए नो डाउट नीट बाद में होगा, है ना. 14, 16 रिमूव हुआ है बोर्ड, 16 है यार सर, नहीं 16 रिमूव हुआ, राइट 16 रिमूव हुआ है. हाँ रेहान सही कह रहा है, तुम सही कह रहे हो. 16 रिमूव हुआ है, 14 एंड 16, हाँ. तो ठीक है. तो और ये पता 15 बहुत छोटा है, 15 तो बहुत छोटा है. तो एनी हाउ मतलब 101% आप मान के चलो कि हम लोग इसको दिसंबर में खत्म कर देंगे बोर्ड का सिलेबस. और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, पूछिए, बताइए.
भाई लोगों, कोई दिक्कत? नो सर। 100 नंबर कौन लाएगा तुम में से? सर सब ले आएंगे। हाँ, सब ले आएंगे। कोई नहीं, जिसके 100 नंबर आ जाएंगे मुझे फोन करना, पैसा रिफंड कर दूंगा, मैं दे दूंगा फीस का पूरा, आप बायोलॉजी वाली, ठीक है? सोच लो, 2 बच्चे को दे चुका हूं मैं इस बार, लास्ट ईयर। 100 में 100 जिसको आए मुझे फोन जरूर करें, ठीक है? हालांकि अभी तक मैं बता दूं, ऑर्किड पे शायद आयशा या रेहान भी जानता होगा, उसको जानते हो? एक लड़का था कंबर, यस जानते हो? सर, अम्बरीश। क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीश नाम था कि कंबर? क्या नाम था? कंबर है? नहीं, अम्बरीश नाम था, अंबर उसको कहते थे सर। अच्छा ओके, अंबर उसको कहते थे, अम्बरीश नाम था। हाँ, उसने मुझे रियल भी भेजा था। तो उसके थे 98 मार्क्स बायोलॉजी में, थोड़ा बेचारा रह गया, लेकिन अच्छा लड़का था। और कई सारे बाकी तो मतलब 90 प्लस में तो कई सारे लोग हैं, है ना? उसके 98 थे, ठीक है? 2 नंबर से। आई वाज एक्सपेक्टिंग 100 फ्रॉम हर हिम, बट कई बार क्या होता है ना, थोड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? तो थोड़ा लड़कों के साथ ये भी इशू होता है कि उनकी हैंडराइटिंग कम अच्छी होती है कंपैरेटिवली लड़कियों की, डायग्राम कम अच्छे होते हैं, ठीक है? समझे ना? हालांकि हैंडराइटिंग तुम सबकी अच्छी है, ऑर्किड के जितने बच्चे थे आई हैव सीन दे हैव वेरी गुड हैंडराइटिंग, और उनका डायग्राम भी अच्छा था। इवन आयशा का भी अच्छा है, रेयान का भी अच्छा है, ठीक है? सो बाकी लोगों से तो नहीं मुलाकात हुई है ना? तो बाकी लोग भी, ठीक है? वो निकल गया क्या, कहाँ गया वो, जिप कर गया, ठीक है? राइट, सो आई वाज फाकिया, इसकी भी हैंडराइटिंग अच्छी है, आई हैव सीन हर हैंडराइटिंग। सो आएंगे 100 में 100 की नहीं आएंगे? फाकिया, पढ़ाई कर रही हो? यस सर, पढ़ाई तो कर। पढ़ाई करोगे तो आ जाएंगे, तुम्हारी भी हैंडराइटिंग अच्छी है, आई हैव सीन दैट। तो राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपका काम क्या है कि सबके पास नोट्स है ना? क्यों? यस सर, सर ने ग्रुप में ठीक है, तो सब लोग एक बार पढ़ेंगे, है ना? और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओगे, अगर कोई टॉपिक है तो मैं समझा दूंगा, उसके बाद हम इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। चलिए, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सेकेंड का नोट्स मिल जाएगा सर? क्या करो? तो सेकेंड चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा? अरे तेज से बोलो मेरे भाई, क्या करो? तो सेकेंड चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा? हेलो ईशान, मेरे पास थोड़ा नोट्स होगा, ये तो मैंने स्पेशली बनाए हुए थे मेरे पास नोट्स नहीं होगा। इनमें से किसी से आप कांटेक्ट कर लो, है ना? क्यों तुम्हारे पास नहीं है? तुम थे तो यार, स्टार्टिंग से हो तुम तो। तो कुछ छूटा हुआ है सर, रिप्रोडक्शन सेकेंड चैप्टर नहीं था सर मैं। वीडियो नहीं है? वीडियो निष्कर्ष जी के पास में? सर हाँ, भेजी मांगा था मैंने, मिला नहीं। अरे दे देंगे, ऐसा नहीं है, वो अच्छे आदमी है यार, वो तो बहुत हेल्पफुल है बेचारे। भेजते नहीं है सर, और क्या, ऐसा सुबह उठ जाते हैं बेचारे, बोलते हैं सर क्लास ले लो बच्चे की, वो उल्टे वो मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं सर क्लास ले लो। इज वेरी हेल्पफुल यार, इज वेरी नाइस पर्सन, निष्कर्ष जी इज वेरी नाइस काइंड ऑफ पर्सन। ये बेचारे सुबह से उठ करके मुझे फोन करते हैं कि क्लास ले लो इस बच्चे की, इस बच्चे की, ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आई